हेलो बच्चों, हम लोगों ने आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस पढ़ लिया था और आरएलसी रेजोनेंस में जो मेन पॉइंट्स थे वो ये था कि करंट मैक्सिमम होती है रेजोनेंस पर, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, पावर मैक्सिमम होती है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई √LC, एंड दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को कुछ एक टॉपिक पढ़ना है, क्वालिटी फैक्टर। उससे पहले हम पढ़ते हैं बैंडविड्थ। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन सामने आ चुके हैं नीट में, और जेईई में भी इसके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हम लोगों ने रेजोनेंस पर करंट और फ्रीक्वेंसी का कर्व देखा था। रेजोनेंस पर करंट और फ्रीक्वेंसी का कर्व इस तरीके से आया था कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होती है, at resonant frequency current is maximum and whose value is given by, ये मैक्सिमम करंट होती है ERMS/R। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो आप इस करंट की बात करें तो इस करंट पर आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। ये करंट की वैल्यू है, तो इस पर आपको दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, एक रेजोनेंस से कम होगी और एक रेजोनेंस से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज लेते हैं जिन पर करंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स होती है। मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स जिन फ्रीक्वेंसीज पर हमें ये करंट मिलती है उन्हें हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो आप कहोगे ये क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका जवाब अभी मिल जाएगा। तो पहला तो यही पूछा जाता है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि द फ्रीक्वेंसीज at which current is approximately 1/√2 times of the maximum current, यानी कि वो फ्रीक्वेंसीज जिन पर जो करंट होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जब होगा सर्किट की फ्रीक्वेंसी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगी, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है सर्किट के अंदर वो रेजोनेंट करंट की 1/√2 टाइम्स होगी। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, IRMS² होता है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर जो पावर कंजम्पशन होता है
वो रेजोनेंस पावर का हाफ होता है। इसलिए इन्हें हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको F1 और F2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। देखो, ये जो करंट होती है ये अप्रॉक्सीमेटली, ये जो करंट है यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ मैक्सिमम करंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सर्किट में ऐसा डेटा मिलता है कि आपसे ये कहा गया कि रेजोनेंस पर करंट और फ्रीक्वेंसी का कर्व कुछ इस तरह से है, कि ये करंट है फ्रीक्वेंसी के साथ में और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और मान लो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ये करंट 10 एम्पियर है, तो बताओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कौन सी होंगी। तो आप क्या करना, सबसे पहले आप इस करंट का 70% कैलकुलेट कर लेना। 70% ऑफ 10 एम्पियर, ये 7 एम्पियर आएगा। 10 एम्पियर यहाँ पर है तो 7 एम्पियर यहाँ पे कहीं होगा। 7 एम्पियर की एक लाइन खींचेंगे आप सीधी करंट की, और इस 7 एम्पियर करंट पे जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी यहाँ पर, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी होगी F1 और एक होगी F2। ये आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। तो एक बात तो हमें पता लगी कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर करंट मैक्सिमम की 1/√2 टाइम्स और पावर मैक्सिमम पावर की हाफ होती है। और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, इसमें से F2 जो है वो बड़ी है और F1 छोटी है, तो F2 माइनस F1 जो इन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। आपको हमें इससे पता क्या लगेगा, अगर बैंडविड्थ कम होता है, इसका मतलब ये F1 और F2 पास पास होंगी, तो मैक्सिमम करंट आपको ज़्यादा मिलेगी और रेजोनेंस जो होगा वो शार्प होगा। और अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो मैक्सिमम करंट कम मिलेगी और रेजोनेंस जो होगा वो फ्लैट होगा। इसका मतलब बैंडविड्थ मैक्सिमम करंट को इफेक्ट करती हैं या उस पर डिपेंड कर रही हैं, और मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बैंडविड्थ जो होगा वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जब कभी आपको रेजोनेंट कर्व मिलता है तो आप देख सकते हैं उस कर्व के अंदर अगर ये रेजोनेंट कर्व आपको ऐसा मिला है,
तो इसमें ये मैक्सिमम करंट होगी और इसका 1/√2 टाइम्स यहाँ पर आएगा। वन बाय रूट टू टाइम्स यहाँ आएगा तो फिर आपको यहाँ पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज यहाँ मिलेंगी आपको F1 और F2, और इनका जो डिफरेंस होगा वो बैंडविड्थ होगा। यही अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम बढ़ा दें तो आई मैक्सिमम कम हो जाएगा और करंट कुछ इस तरह से बनेगी। तो अब आप देख रहे हो कि ये मैक्सिमम करंट है, इसका 70% यहाँ कहीं आएगा। जो आई मैक्सिमम बाय √2 होगा, एक बार फिर हम यहाँ पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इनकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ मिलेगी F1 और ये F2। इसको मैं F1 डैश और F2 डैश बोल देता हूँ। ये F1 डैश और F2 डैश है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो इस कर्व के लिए बैंडविड्थ हो जाएगा। तो इन दोनों अगर कर्व्स को आप कंपेयर करते हैं तो आपको इस कर्व में बैंडविड्थ कम मिल रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज पास पास है, ये चौड़ाई कम है। मैक्सिमम करंट आपको ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। इस येलो वाले कर्व में आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल रही है क्योंकि F1 और F2 दूर दूर है। मैक्सिमम करंट पहले से कम हो गई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इन दोनों में से आपको कोई बोले शार्प कौन सा है तो ये रेजोनेंस शार्प है और ये रेजोनेंस फ्लैट है। इस तरह से कर्व बने जो आते हैं बच्चों को बहुत घबराते हैं बच्चे, लेकिन आप इसको बिल्कुल दोबारा पढ़ेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हमसे कोई बोलता है कि फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस क्या आएगा, जिसे हम यहाँ पर बैंडविड्थ कहते हैं। जो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है और इसकी वैल्यू आती है R/2πL। इसके डेरिवेशन के बिना आप इसको याद रखें। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर करंट जो होती है वो मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स है। करंट होता है ERMS/Z और रेजोनेंस पर करंट होती है ERMS/R। ये √2 आ गया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर इंपॉर्टेंट कंडीशन सामने आ गई है कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z इक्वल टू √2R। आपको ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि रेजोनेंस पर Z मिनिमम होता है जिसकी वैल्यू R के बराबर होती है, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर इम्पीडेंस √2R के बराबर आया है। ठीक है, तो Z बराबर √2R, या मैं ये बोल सकता हूँ कि √R² + X² बराबर √2R।
या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और x क्या होता है, x होता है xl और xc का डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस r आएगी। तो अगर आप कहते हैं कि xl माइनस xc बराबर r है, तो इसका मतलब xc माइनस xl बराबर माइनस r होगा। तो ओमेगा l माइनस 1 बाय ओमेगा c इक्वल टू r। कहने का मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर दोनों रिएक्टेंस का डिफरेंस डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंस, दोनों जो रिएक्टेंस हैं एक्सएल और एक्ससी। तो देखो रेजोनेंस पर एक्सएल और एक्ससी बराबर थे, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर एक्सएल और एक्ससी बराबर नहीं है, बल्कि इनका जो डिफरेंस है वो आर के बराबर होगा। अब आप देखिए कि एक्सएल जो होता है ओमेगा एल मतलब कि 2 पाई एफ एल होता है, और एक्ससी जो होता है वो 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी F1 की, F1 छोटा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि F1 स्मॉल फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस से, इसका मतलब XC बड़ा होगा XL से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस कंडीशन में ओमेगा 1L माइनस 1 बाय ओमेगा 1C की वैल्यू माइनस R आएगी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी F2 पर, क्योंकि F2 बड़ा है तो XL बड़ा होगा XC से, तो ओमेगा 2L माइनस 1 बाय ओमेगा 2C बराबर R आएगा। अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस, इन दोनों में 1 बाय सी कॉमन आ जाएगा, 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा 0, या ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस 1 बाय सी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 0, एल बराबर 1 बाय सी तो एल सी की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी 1 बाय ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते तो आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये ओमेगा 2 माइनस इक्वेशन को माइनस करने से ही मिल जाएगी, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करने से जो वैल्यू आती है, आपको सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे हमने पहले ऐड किया है तो ऐड करने से रिजल्ट सामने आया इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको लिखवा दिया, और माइनस करने से भी ऐसे रिजल्ट आएगा जिसकी वैल्यू होगी R बाय L।
अब इसको लिखा हमने 2 पाई f2, तो ये डेल्टा f यानी कि f2 माइनस f1 आ जाएगा r बाई 2 पाई l। हालांकि आपको इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों को ये बात याद रहेगी उनका बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बातें इसके बीच बीच में आई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बैंडविड्थ r बाई 2 पाई l, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसलिए हर्ट्ज, और क्योंकि रेजोनेंस पर हम l को कांस्टेंट रखते हैं, c को भी कांस्टेंट रखते हैं ताकि एक रेजोनेंस हमें मिले। r को हम चेंज कर रहे हैं, अगर आपने l को चेंज कर दिया तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे बैंडविड्थ बढ़ता जाएगा और करंट कम होती जाएगी, क्योंकि आई मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपको पहले ये करंट मिली थी, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो आपको ये करंट मिलेगी, आपने रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया तो आपको ये करंट मिलेगी। तो रेजिस्टेंस का कंपैरिजन R1, R2, R3, सबसे छोटा रेजिस्टेंस R1 होगा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस R3 होगा। बैंडविड्थ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, सबसे कम मिलेगी पहले में, फिर दूसरे में और फिर तीसरे में। ये कहलाएगा शार्प रेजोनेंस और ये होगा फ्लैट रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर के हिसाब से बात करें तो इसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा और इसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? इज अ रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो रेशियो होता है उसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। डेल्टा एफ की जगह मैंने रख दिया r बाई 2 पाई l, तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट l बाई r। ओमेगा l का मतलब xl हो गया। रेजोनेंस पर xl और xc बराबर होते हैं, रेजोनेंस पर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस बराबर होते हैं। अगर मैं करंट का मल्टीप्लाई और करंट का डिवाइड करूं VL और VC बराबर होते हैं रेजोनेंस पर। रेजोनेंस पर रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी लिखे हैं मैंने यहाँ पर लाइन से, ये सब क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं। इतने सारे फॉर्मूले आपको किसी बुक में एक साथ नहीं मिलेंगे। क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, हमारे हाथ से नहीं बच सकता। क्वालिटी फैक्टर का मेन फॉर्मूला था एफ नॉट बाई डेल्टा एफ, ठीक है ना, जिसको हमने ओमेगा नॉट एल ओमेगा नॉट क्या होता है? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, और ये होता है r बाय 2 पाई l, तो 1 बाय r अंडर रूट l बाय c। क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है।
तो सब मिलाकर के अगर हम देखें तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हमने यहाँ बताया था कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है, R1 सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, तो इसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो अच्छा रेजोनेंस वो माना जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, जिसका बैंडविड्थ कम हो, जिसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट। तो सबसे टिपिकल सर्किट ले लेते हैं हम RLC। ये RLC सर्किट है। पोटेंशियल आपको दे रखा होगा इक्वेशन की फॉर्म में या फिर RMS की फॉर्म में। पावर जो होती है वो 4 तरीके से कैलकुलेट की जाती है। इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, वर्चुअल पावर, वॉटलेस पावर। अब पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? इसको हम साथ साथ चलते जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ E। मान लो ये E0 sin ओमेगा t है। उसके बाद में आप करंट की इक्वेशन लिखेंगे जो हम सीख चुके हैं। फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है जो RLC की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो R/Z से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ रखेंगे R, यहाँ रखेंगे X, XL माइनस XC, और यहाँ रखेंगे Z, तो ये आ जाएगा फाई। कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई कुछ भी ला सकते हैं आप। सबसे पहली पावर जो होती है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पर पावर, यानी कि पावर एट पर्टिकुलर टाइम। तो साधारण सी बात है कि आपको टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी। बस आपको क्या करना है, उस टाइम की वैल्यू को इक्वेशन में रखना है, E की और I की, तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। और ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा E इंटू आई। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया E इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी और I इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 6 है। फाइंड आउट द पावर
t इक्वल टू 1/200 सेकेंड। टाइम की वैल्यू दी गई है तो आप समझ जाना कि आपको इंस्टेंटेनियस पावर पता लगानी है, जिसको मैंने बताया E इंटू आई। अब E की जगह इसकी इक्वेशन आ गई 10 sin 100 पाई t। I की जगह मैंने लग दिया है 5 sin 100 पाई t माइनस π/6। अब आप इसमें t की जगह 1/200 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 10 sin t की जगह 1/200 तो sin π/2, 5 sin π/2 माइनस π/6। आप सभी जानते हैं π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 sin π/2 का मतलब 1, 90 माइनस 30 तो ये बन गया 60 डिग्री। sin 60 होता है √3/2, 50 √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/√3 वॉट। तो ई और आई की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, या फिर नीट का क्वेश्चन आएगा तो मिल ही जाएगी, क्योंकि इतना लंबा तो आप ई और आई की इक्वेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ई और आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और उसमें आपको टाइम की वैल्यू रख करके इंस्टेंटेनियस पावर पता लगानी है। नेक्स्ट पावर होती है एवरेज पावर। ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पावर पूछा गया है तो भी आप हमेशा एवरेज पावर ही बताएंगे। और एवरेज पावर होता है ERMS IRMS cos phi। यानी E0 I0/2 cos phi। ये फॉर्मूले याद करने में थोड़े सा अगर आपको टिपिकल लगें तो एवरेज पावर का सिंपल फॉर्मूला जो होता है ERMS IRMS cos phi से हम कैलकुलेट करें अगर, तो ERMS की जगह मैं रख दूं IRMS इंटू Z। अब ये IRMS तो है ही, ये मैंने ERMS की जगह रखा है, IRMS अपनी जगह पर ही है, और cos phi की जगह R/Z। तो ये फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा एवरेज पावर का IRMS स्क्वायर R। क्योंकि आप जानते हो डीसी सर्किट जो होते हैं उसमें पावर का फॉर्मूला होता है I²R। उसमें तो करंट एक ही होती है, अलग अलग तो होती नहीं है, तो इसमें करंट की जगह पर RMS वैल्यू आ गई है बस। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना इजी रहेगा, IRMS²R या ERMS IRMS cos phi। इसमें जो cos phi होता है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है R/Z। Z तो आपको पता ही है, सर्किट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा होता है वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर आप तभी कैलकुलेट करेंगे जब आपसे पूछा ही वर्चुअल पावर जाए, और ये वर्चुअल पावर जो होता है वो होता है ERMS इंटू IRMS। ERMS की जगह मैं रख दूं IRMS इंटू Z, तो ये बन जाता है IRMS² इंटू Z। यानी IRMS² में R का मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज पावर, और Z का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्चुअल पावर। अभी हमने देखा था कि एवरेज पावर जो आई थी वो ERMS IRMS cos phi थी, तो cos phi की वैल्यू आ गई
एवरेज पावर बाय ERMS इंटू IRMS, और ERMS IRMS को वर्चुअल पावर कहते हैं। तो एवरेज पावर और वर्चुअल पावर का जो रेशियो होता है, वर्चुअल पावर का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो उसका कुछ है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्चुअल ही है, आभासी है, एक इमेजनरी पावर है, क्योंकि ये सर्किट में फाई पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि ERMS इंटू IRMS आ जाएगा। और चौथी पावर होती है वॉटलेस पावर। वॉटलेस पावर इज द कंपोनेंट ऑफ पावर, ये पावर नहीं बल्कि पावर का एक टुकड़ा होता है, whose एवरेज इज जीरो, जिसका एवरेज क्या है, जीरो है। अगर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि E और I के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। फेज डिफरेंस फाई होने का मतलब ये है E और I के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। तो हम I को दो कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें, करंट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो करंट का ये कंपोनेंट आएगा और ये कंपोनेंट ये आएगा। मान लेता हूँ ये करंट है यहाँ पर IRMS, फाई फेज डिफरेंस था, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका IRMS cos फाई, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका IRMS sin फाई। अगर आपको एवरेज पावर चाहिए तो आपको पता है एवरेज पावर क्या आ रहा था, ERMS IRMS cos फाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी यह आपको एवरेज पावर देगा। लेकिन यहाँ तो IRMS sin फाई और इस E के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर आप ERMS को मल्टीप्लाई करते हैं IRMS sin फाई से, सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वॉटलेस पावर, और इसका एवरेज हमेशा जीरो ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा एक बात, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में ऐसी बात आती है, वॉटलेस पावर जीरो नहीं होती है, इसका एवरेज जीरो होता है। एवरेज जीरो होने का मतलब आप समझ ही जाओ, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यानी कि जितना पावर ये कंज्यूम करेंगे उतना ही स्टोर भी करेंगे, तो नेट पावर जीरो आ जाएगा। और ये पावर जो होता है ये हमेशा आपको रिएक्टिव पार्ट में मिलेगा, जिसका एवरेज जीरो नहीं होता। तो इसलिए मतलब इस करंट के दो कंपोनेंट जो मिल रहे हैं यहाँ पर, उनमें से एक कंपोनेंट को हम, जिसका एवरेज जीरो नहीं आया, तो इस कंपोनेंट को, करंट का ये जो कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं वॉट फुल करंट,
और IRMS साइन फाई जो आया है इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट एक ऐसी करंट है जिसका एवरेज पावर 0 आएगा। वॉटफुल करंट एक ऐसी करंट है जिसका एवरेज 0 नहीं आएगा। सर्किट में मेन पावर का जो कंजम्पशन होगा वो वॉटफुल कंपोनेंट की वजह से ही होगा। तो अगर वॉटलेस करंट आपसे पूछी जाए क्या होती है, तो वॉटलेस करंट की RMS वैल्यू होती है IRMS साइन फाई। वॉटफुल करंट क्या होती है? वॉटफुल करंट की RMS वैल्यू होती है IRMS कॉस फाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो E बराबर आपके सामने 10 साइन ओमेगा टी है और I आपके सामने है 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। आपसे कोई बोलता है बताओ भाई IRMS क्या है, तो ये I0 बाई √2। आपसे कोई बोलता है बताओ भाई वॉटफुल करंट क्या है, तो वो मैंने बताया IRMS कॉस फाई। IRMS की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, फाई की जगह पाई बाई 3 रखोगे। पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, तो ये 5/2 √2 हो जाएगी। अगर आपसे कोई बोलता है बताओ वॉटलेस करंट क्या है, तो वो है IRMS साइन पाई बाई 3। IRMS की जगह आप रखोगे 5/2। साइन पाई बाई 3 की जगह आप रख दोगे √3/2, तो 5√3/2 √2। ये करंट सर्किट में फ्लो है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट। और इस करंट का जो पावर आएगा, द पावर फॉर दिस करंट, ये करंट जो पावर कंज्यूम करेगी, पावर फॉर दिस करंट विल हैव 0 एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और साथ में कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स अगर बचे हुए रह गए होंगे या जो आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे, ऐसा कोई बात तो आप जरूर बताइएगा, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय।